Hey friends, I am CMA Vishali Agarwal and you're most welcome to my YouTube channel Agarwal Academy. तो ये क्लासेस हैं हमारी एक्सक्लूसिवली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। तो आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को। अभी तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के सब कुछ कवर कर चुके हैं, उसका मीनिंग, उसके बेसिकली पर्पस क्या है, टूल्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, एवरीथिंग। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आज हमको उसी में से एक टूल को निकाल के विच इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, उसको समझना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझेंगे। पहले से भी समझते आ रहे हैं इस टॉपिक को कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होती क्या है, कैसे कैसे इसका काम होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का, बट थोड़ा सा आज इसको डीप में जाके समझेंगे बिकॉज इट इज अ सेपरेट टॉपिक फॉर यू। तो इसको अच्छे से समझना है आज। एंड आप पूरी इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। उसके बाद मेरे चैनल को अग्रवाल अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, ताकि जिस जिसको ये वीडियो चाहिए हो उस तक ये वीडियो पहुंच पाए। जिस जिसको इसका बेनिफिट लेना है वो इस वीडियो से बेनिफिट आराम से ले सके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज बेल आइकन से ही आपको सारे फ्यूचर के अपडेट्स मिलेंगे। मैं फिर से वो अनाउंसमेंट इस वीडियो में करना चाहूंगी। अगर आप मेरी वीडियो के बेल आइकन को प्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कीजिए, दोबारा सब्सक्राइब करके फिर आपका बेल आइकन वर्क करने लगेगा। बिकॉज कुछ इशू आया था, आई डोंट नो किस वजह से बेल आइकन प्रेस नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके साथ वो प्रॉब्लम आ रही है तो उस बेल आइकन को फिर से चैनल को रीसब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिले फ्यूचर की। आपकी एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं इसके ओवरव्यू को। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का, क्विक रिवीजन करते हैं एक फटाफट से, ताकि एक बेस डेवलप हो जाए। देखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमको हमारे पिछले साल की जो स्टेटमेंट्स हैं, प्रायर पीरियड स्टेटमेंट्स हैं, प्रायर मींस प्रीवियस, प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट्स हैं, उससे कंपैरिजन में हेल्प करता है। हम अपनी स्टेटमेंट्स को पुराने पीरियड की स्टेटमेंट से कंपेयर कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या पता लगता है कि क्या हमारा बिजनेस बेटर हो रहा है या हमारा बिजनेस डिक्लाइन कर रहा है। हमको एक बिजनेस की परफॉर्मेंस का अंदाजा पड़ जाता है अगर हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं। बेसिकली अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यूज की बात करूं तो हमारे यहाँ पे दो तरह की कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम, विच इज फर्स्ट इज योर बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट बनाते हैं, एंड द इनकम स्टेटमेंट। सेकंड आप कौन सी स्टेटमेंट बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट। इनको बोलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है? इसके अंदर एब्सोल्यूट फिगर्स आती हैं। एब्सोल्यूट फिगर्स क्या होती हैं? हमारी जो मनी वैल्यू में फिगर्स होती हैं, अमाउंट में जो फिगर्स होती हैं। उसके बाद इसमें चेंजेस निकालते हैं हम एब्सोल्यूट फिगर्स में। करंट ईयर की फिगर से प्रीवियस ईयर की फिगर्स को माइनस करके हम इंक्रीज या डिक्रीज इन एब्सोल्यूट फिगर्स निकालते हैं। पॉजिटिव आया तो इंक्रीज, नेगेटिव आया तो डिक्रीज। उसके बाद हम कुछ इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कीपिंग जो हमारा करंट ईयर है हम उसको नीचे डिनोमिनेटर में रख के परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। मतलब एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय करंट ईयर की फिगर इनटू 100, तो हमारा क्या निकल जाता है? परसेंटेज चेंज। तो दिस इज ओवरव्यू ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। हम क्या कर रहे हैं? पिछले साल की आइटम्स की में से इस साल की आइटम से पिछले साल की आइटम्स को डिडक्ट करके हम एक चेंज देख रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। देखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट से हम क्या करते हैं, क्यों बनाते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, क्या पर्पस है हमारा। जब हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमको ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहला हम ये चेक करते हैं कंपनी की करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंपनी की लिक्विडिटी। हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? कंपनी की करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंपनी की लिक्विडिटी। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेक होती है भाई? फाइनेंशियल पोजीशन चेक होती है आपकी वर्किंग कैपिटल से। जब आप कंपनी की वर्किंग कैपिटल में चेंजेस देखते हो तो आपको पता लगता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कितना चेंज आया। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। आपके कितने करंट असेट्स हैं इन कंपैरिजन टू योर करंट लायबिलिटीज। अगर ये फिगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब हुआ कि आपके करंट असेट ज्यादा बड़े हैं एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। अगर आपके करंट असेट ज्यादा है करंट लायबिलिटीज से, इसका मतलब आपके बिजनेस की पोजीशन अच्छी है,
क्यों? क्योंकि आप करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हो अपने करंट असेट्स को बेचकर। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज बिजनेस के लिए अच्छा होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रही है। वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज का मतलब होता है कि करंट असेट्स आपके ज्यादा इंक्रीज हुए एज कंपेयर टू योर करंट लाइबिलिटीज। मान लो बड़ी दोनों चीज, करंट असेट्स इतने बड़े, करंट लाइबिलिटीज इतनी बड़ी, तो इतने का डिफरेंस आ गया ना, तो दिस इज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो आपके लिए बेटर है अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज ज्यादा बढ़ेंगी एज कंपेयर टू करंट असेट्स। आपकी करंट लाइबिलिटीज ज्यादा बढ़ गई एज कंपेयर टू करंट असेट्स, तो वो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको दिक्कत होगी अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में। एंड एवरी बिजनेस वांट कि वो अपनी लाइबिलिटी को टाइम टू टाइम पे ऑफ करे, उससे बिजनेस की रेप्यूटेशन अच्छी बनी रहती है। उसके बाद आपको क्या देखना होगा? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे देखोगे? लिक्विडिटी आप देखते हो अपने शॉर्ट टर्म असेट्स से। शॉर्ट टर्म असेट्स के अंदर क्या आ गए? लाइक आपका कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, डेटर्स, इन्वेंट्री। ठीक है, लिक्विडिटी कैसे चेक करते हो? लिक्विडिटी का मतलब होता है, लिक्विडिटी कहां से आया? लिक्विड से। लिक्विड का मतलब होता है बहना। ठीक है, तो लिक्विडिटी वर्ड निकला लिक्विड, लिक्विड का मतलब बहना। बहने से हम क्या समझते हैं? बहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ऐसे असेट्स जिसको आप रेडिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे पानी आराम से बह जाता है, उसी तरह से लिक्विड असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और विद इन शॉर्ट पीरियड आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऐसे असेट्स हैं तो आपके बिजनेस की लिक्विडिटी अच्छी है। क्योंकि अगर मान लो आपको कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ गई, तो आप क्या करोगे? जल्दी से अपने उस असेट को बेचोगे और पैसा निकाल लोगे वहां से, जिसकी वजह से क्या करोगे? अपनी लाइबिलिटीज को चुका पाओगे। तो इसलिए बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन होनी बहुत अच्छी है। इसका मतलब बिजनेस के पास ऐसे असेट्स होना बहुत जरूरी है जिसको आप रेडिली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। और अगर ये असेट्स बढ़ रहे हैं तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म कैश की अवेलेबिलिटी आपके पास बढ़ जाएगी बेसिकली। ठीक है, एन इंक्रीज इन दीज एसेट्स शोज बेटर लिक्विडिटी। अगर इसमें इंक्रीज होता है तो ये एक बेटर लिक्विडिटी का साइन है। तो अब हमने देखा कि सबसे पहले क्या देखते हैं? करंट फाइनेंशियल पोजीशन विच इज चेक्ड फ्रॉम वर्किंग कैपिटल। उसके बाद हमने देखा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे देखते हैं? हम अपने लिक्विड असेट्स, बेसिकली ये जो असेट्स होते हैं जिनको हम रेडिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं लिक्विड असेट्स। उसके बाद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन से को आप कैसे देखते हो? ये बेसिकली हम देखते हैं बाय आर फिक्स्ड असेट्स, हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी है और हमारी कैपिटल का क्या सीन चल रहा है अभी बिजनेस के अंदर। इन तीनों को मिला के आप देखते हो अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो क्या होता है, कंपनी नॉर्मली जब फिक्स्ड असेट खरीदती है, फिक्स्ड असेट्स बहुत महंगे महंगे आते हैं। मान लो एक आप बहुत बड़ी लैंड खरीद रहे हो, आपको करोड़ 2 करोड़ रुपए चाहिए। अपने ऑब्वियसली ये लिक्विड असेट से आप सारा पैसा नहीं निकाल पाओगे एकदम से। तो कंपनी क्या करती है? लोगों से पैसा मांगती है या फिर बैंक के पास जाएगी लोन लेने। जैसे हम फाइनेंस कराते हैं, कार लोन मिल जाता है हमको, हाउसिंग लोन्स मिल जाते हैं। कंपनी क्या करती है? बैंक के पास जाती है और उनसे पैसा मांगती है। तो अपने फिक्स्ड असेट्स को फाइनेंस करने के लिए कंपनी लोगों से पैसा मांगती है। अब पैसा उठाती कहां से कंपनी? या तो वो शेयर्स इशू करती है, या वो डिबेंचर्स इशू करती है, लोन्स लेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी, यही सब चीजें तो करेगी, यहीं से तो आएगा पैसा। और अगर मान लो कुछ इसके बाद भी कमी रह गई तो थोड़ा सा अपने करंट असेट्स को बेच के निकाल लेगी। तो इसका मतलब कंपनी क्या करती है? जो उसके फाइनेंस करती है फिक्स्ड असेट्स को, वो क्या करती है? बाय रेजिंग फंड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स करती है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स उठाती है। देयरफॉर अब तुम्हें क्या करना चाहिए? हिसाब से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने फिक्स्ड असेट्स को अपनी इन्हीं चीजों से कंपेयर करना चाहिए, अपनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज से करना चाहिए। सिक्योरिटीज में मैं यहाँ सब कुछ इंक्लूड कर रही हूँ, शेयर्स, डिबेंचर्स, एवरीथिंग मैं इंक्लूड कर रही हूँ। तो अपने फिक्स्ड असेट्स को कंपेयर करना चाहिए आपको इन्हीं सब चीजों से। इन्हीं में नाप तोल करो, इन्हीं का तराजू चलाओ। तो अगर आपके मान लो फिक्स्ड असेट्स ज्यादा इंक्रीज हो एज कंपेयर टू योर सिक्योरिटीज, फिक्स्ड असेट्स इतने बढ़ गए, सिक्योरिटीज इतनी बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ? इतना पैसा सफिशिएंट नहीं था। आपने क्या करा? आपने थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल से पैसा निकाला है। इसका मतलब हो सकता है आपने अपना कैश यूज कर लिया हो, बैंक बैलेंस यूज कर लिया हो, या फिर हो सकता है अपना कुछ स्टॉक बेच के पैसा निकाला हो। तो इसका मतलब वो बचा हुआ जो रिमेनिंग अमाउंट था उसको आपने वर्किंग कैपिटल से फाइनेंस करा है। सेकेंडली, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज तो ज्यादा हो गई हो एंड फिक्स्ड असेट्स इतने से बड़े। ठीक है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी से ज्यादा पैसा आपने लिया और फिक्स्ड असेट्स उसके मुकाबले आपने कम खरीदे। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने जो पैसा उठाया हो ना, अपनी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए उठाया हो। ठीक है, मान लो आपको कोई शॉर्ट टर्म असेट खरीद लिया हो, किसी भी रीजन की वजह से जो आपको शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत थी वो आपने ले लिया हो।
तो हो सकता है अगर आपका फिक्स्ड एसेट्स कम है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज से उठाया हुआ पैसा ज्यादा है, इसका मतलब वो पैसा आपने कहाँ यूटिलाइज कर लिया, इन फाइनेंसिंग योर वर्किंग कैपिटल नीड्स। ठीक है, बट इसका मतलब हो गया बट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज आल्सो बीन फाइनेंस्ड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम क्या क्या देखते हैं, फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड कैपिटल। करंट फाइनेंशियल पोजीशन के लिए वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी के लिए हम क्या देखते हैं, अपने लिक्विड असेट्स को देखते हैं। तो दो पर्पस हमारे ये हो गए बेसिकली कंपैरेटिव के। आती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए। देखो बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हम रिजर्व एंड सरप्लस लेके जाते हैं। अगर मान लो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो रही है। ठीक है, इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स प्रॉफिट का वो पैसा होता है जो कंपनी थोड़ा सा अपने पास बचा लेती है कि कल को अगर हमको अपनी कोई एक्टिविटीज फाइनेंस करनी पड़ी, मान लो हमें कोई प्लांट लगाना है तो हम वहां से पैसा निकाल लेंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली कंपनी ने वो पैसा रिटेन कर लिया अपने पास, अपने होल्ड में रख लिया वो पैसा, उसको बिजनेस के अंदर वैसे यूज नहीं करा, मतलब अपने ऑपरेशंस के लिए यूज नहीं करा। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, अगर आपका बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज होता है, एन इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर रिसोर्सेज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट्स, या फिर आपने प्रॉफिट्स में से मान लो कोई रिजर्व्स क्रिएट कर दिए, कुछ भी, इसका मतलब आपकी कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, आप एक बेटर प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर रहे हो। ठीक है, जबकि हो सकता है सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकता है डिक्रीज भी हुए हो, बट डिक्रीज का मतलब ये मत मान लेना एकदम से कि आपको लॉस हो रहा है, जरूरी नहीं है आपको लॉस हो रहा हो सकता है प्रॉफिट्स अच्छे हुए हो, पर आपने कोई डिविडेंड इशू कर दिया हो, आपने बोनस शेयर्स दे दिए हो। ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर बोनस शेयर्स, ध्यान रखेगा हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होते हैं, कंपनी अपने खर्चे से बोनस शेयर्स इशू करती है। अब हो सकता है आपने शेयर होल्डर्स को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनको बोनस शेयर्स इशू कर दी हो। ठीक है, या फिर कंपनी ने डिविडेंड इशू कर दिया हो, या फिर कंपनी ने कोई और खर्चा कर दिया हो। ठीक है, तो हमेशा ये नहीं मानेंगे कि हमारी जो कंपनी की पोजीशन है वो डिटीरियोरेट हो रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर उसने कोई ऐसा खर्चा करा है, इसका मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो ठीक है, बट आपने कोई एक्सपेंस को मीट करा, तो आपको ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है आफ्टर स्टडिंग द वेरियस असेट्स एंड लायबिलिटीज एन ओपिनियन शुड बी फॉर्म्ड अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। जब आप सारी असेट्स और लायबिलिटीज को देख लेते हो, प्रॉफिटेबिलिटी को देख लेते हो, तो आपको एक ओपिनियन बनाना चाहिए अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। One cannot say if short-term financial position is good, then long-term financial position will also be good. आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपकी मान लो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आप शॉर्ट टर्म में अपने सारे खर्चे मीट कर रहे हो, आपको सही आपकी इनकम्स हो रही है, जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में भी आपकी पोजीशन अच्छी हो सकता है लॉन्ग टर्म पोजीशन हिली हुई हो, अगर कोई लॉन्ग टर्म डेट आ गई एकदम से तो आप पे ना कर पाओ, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए हम करंट फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अलग से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन का बेस ही अलग है। तो दिस इज वाज कंक्लूजन, कंपैरेटिव बैलेंस शीट से आप क्या क्या चीजें देखते हो एंड उसके बाद क्या कंक्लूजन आपको फॉर्म करना चाहिए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गए हैं हम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम क्या देखते हैं, देखो इससे हम देखते हैं अपने ऑपरेशनल प्रॉफिट्स। ऑपरेशनल प्रॉफिट्स कौन से प्रॉफिट्स होते हैं, वो प्रॉफिट्स जो कंपनी अपने कोर बिजनेस की वजह से अर्न कर रही है। ठीक है, जो कंपनी के प्रॉफिट्स हो रहे हैं ड्यू टू इट्स एक्टिविटीज, अपने उस जो काम वो कर रही है उसकी वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज हो गए आपकी जैसे सेल्स हो गई, आपके जो उस सामान को बेचने की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से जो रेवेन्यूज हो रहे हैं, उसमें से आप माइनस करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने के आपने वो गुड्स बनाए थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करो, और उसमें से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का खर्चा भी माइनस करो। अब देखते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमें पता ही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके ये हम पहले अपनी पुरानी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो ये मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समझ लेते हैं कौन से होते हैं। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो खर्चे हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए चाहिए, जैसे ठीक है, और ये खर्चे वो होते हैं जो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, अब नॉर्मल नहीं होने चाहिए। ठीक है, और हमारे डे टू डे बिजनेस को गोइंग रखने के लिए ये हमको खर्च करने पड़ते हैं, लाइक सैलरीज, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड्स, सेल्स का कमीशन, क्योंकि आपके रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं उसकी वजह से, ऑफिस में जो आपका सामान यूज होता है, ऑफिस सप्लाईज,
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। क्योंकि ये हमारे खर्चे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज की वजह से ही ये खर्चे हो रहे हैं। अगर ये बिजनेस एक्टिविटीज नहीं होती तो ये खर्चे भी नहीं होते। तो इसलिए आपको अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना होगा कि हमारे ऑपरेशंस की वजह से क्या क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं? नेट प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? जब आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर देते हो। जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स कौन सी होती हैं? वो खर्चे या वो इनकम्स जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से नहीं हो रहे, वो तो आपको करने ही पड़ रहे हैं। जैसे इंटरेस्ट आपने किसी को दिया, ठीक है, फिक्स एसेट की सेल से प्रॉफिट या लॉस हो गया, ठीक है, फिक्स एसेट है बट लॉस और सेल हमारी बिजनेस एक्टिविटी की वजह से तो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपने कोई खर्चा राइट ऑफ कर दिया, टैक्स पे करा, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कैसे होती है? जैसे कमीशन मिल गया किसी चीज का, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड तो आपको इन्वेस्टमेंट पे मिला था, ठीक है। कमीशन हो सकता है किसी सर्विसेज की वजह से मिल गया हो, किसी भी रीजन की वजह से मिल गया हो, ठीक है। तो ये हमारे वो इनकम्स हो गई जो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से नहीं हो रही है। तो इसलिए जब हम ऑपरेशनल प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और ऑपरेटिंग इनकम्स उसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। और वो नेट प्रॉफिट हमको स्टडी करना चाहिए क्योंकि यही हमारा बैलेंस शीट का भी पार्ट बनता है। तो अब इससे ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से हम क्या क्या करेंगे। हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस हम बना रहे हैं वो हमारे लिए किस वजह से यूजफुल है। ऑपरेशनल प्रॉफिट स्टडी करने होते हैं, नेट प्रॉफिट स्टडी करने होते हैं। कंक्लूजन क्या निकालेंगे इससे? opinion should be formed about the profitability of the concern की profitability देखेंगे and it should be given at the end and it should be given at the end। अच्छा, और जो conclusion निकालोगे वो year end पे निकालोगे, ठीक है, end period पे निकालोगे हमेशा। it should be mentioned whether the overall profitability is good or not। ये भी देखना होगा कि overall profitability business की अच्छी है या नहीं है, तो ये आपको opinion form करनी होती है। तो this is comparative statement of प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ ली, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब हमको क्या फायदे हैं इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बनाने के लिए? देखो, पहला, ये हमारे डेटा को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल कर देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो करती ही है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बना देती है और सिंपल बना देती है। उसके बाद एक बिजनेस का ट्रेंड पता लग जाएगा, परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, जिगजैग चल रही है, तो ट्रेंड पता लग जाता है बिजनेस का क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे होते हो। उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पे दिक्कतें हैं और कौन कौन सी चीजें आपकी अच्छी जा रही हैं, कहाँ कहाँ पे चेंजेस लाने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स बिजनेस के पता लगते हैं। कंपेयर द फर्म परफॉर्मेंस विद अदर परफॉर्मेंस। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाले मोटे मोटे इसके वो हैं एडवांटेजेस, ठीक है, कि जो परफॉर्मेंस है उसको दूसरी फर्म से कंपेयर कर रहे हैं। फोरकास्टिंग में ये हेल्प करता है कहीं ना कहीं। तो देख रहे हो, वही सारे हैं जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर पढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट वही हैं। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस। फोरकास्टिंग में हेल्प कर रहा है, फर्म की परफॉर्मेंस को अदर फर्म से कंपेयर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में बता रहा है, बिजनेस के ट्रेंड्स बता रहा है, परफॉर्मेंस बता रहा है, अच्छी जा रही है, खराब हो रही है, क्या हो रहा है बिजनेस के साथ, स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट्स, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं। तो दिस इज एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस हमने पढ़ा, इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम अपने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। एक क्वेश्चन इसके ऊपर कवर करेंगे ताकि आपको वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी भी आ जाए। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और समझ आई होंगी चीजें जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। तो एज आई ऑलवेज से, डू वेल, वर्क हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय। अच्छा कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।